हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में टी.एस. इलियट के बायोग्राफी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम टी.एस. इलियट की बायोग्राफी का पूरा अध्ययन करेंगे। टी.एस. इलियट जो कि आपके मॉडर्न एज से बिलोंग करते थे। मॉडर्न एज आपके विक्टोरियन एज के जस्ट बाद आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एज था। टी.एस. इलियट जिनका पूरा नाम थॉमस स्टर्न्स इलियट था, ये आपके यूपी पीजीटी के सिलेबस में शामिल हैं। तो इस तरह से ये आपके यूपी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके साथ ही साथ यदि आप एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। यदि आप किसी अदर स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखिए कि आपके टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड के सिलेबस में टी.एस. इलियट हैं। यदि हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। This is Dinesh Kumar and you are watching my YouTube channel English Study Point. If you are watching this video on Facebook, you are watching my Facebook page English Study Point. If you are new to my channel, subscribe to my channel and on Facebook follow and like my page to be connected for upcoming videos. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मैं लाया हूँ आपके लिए इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये वीडियो आपका इंग्लिश टू हिंदी मीडियम में है। यदि आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम में इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ आई के बटन में दिए लिंक पे क्लिक करें। आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम वीडियो तक पहुँच जाएंगे और वहाँ जाकर के इस वीडियो का एंजॉय ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, थॉमस स्टर्न इलियट टी.एस. इलियट का पूरा नाम है। इनका जन्म 1888 में होता है और इनकी मृत्यु होती है 1965 में। ही वॉज बॉर्न इन 1888 एंड डाइड इन 1965। थॉमस स्टर्न इलियट वॉज द फुल नेम ऑफ टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट की बायोग्राफी को इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स की मदद से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो चलिए पहला जो पॉइंट है इस वीडियो का वो आपके सामने है। पहला पॉइंट है इनके बर्थ का। हम देखते हैं इस पॉइंट में कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस देश में हुआ। तो टी.एस. इलियट का जन्म होता है 1888 में, यानी 1888 में। और कौन सी तारीख रहती है? द डेट वॉज September 26। ही वॉज बोर्न ऑन September 26 in 1888। एंड व्हाट वॉज द प्लेस? द प्लेस वॉज सेंट लुइस, that comes in Missouri. Missouri comes in Midwestern America. तो इस तरह से हमने देखा कि टी.एस. इलियट का जन्म अमेरिका में होता है। जगह रहता है सेंट लुइस जो कि मिसौरी में आता है। जन्म होता है 1888 में और वो भी सितंबर के 26 तारीख को। इनका निकनेम यानी टी.एस. इलियट का निकनेम रहता है टॉम। और जब ये अपना 24 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो 25वें साल में ये ब्रिटेन चले जाते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनके जो पूर्वज रहे थे वो ब्रिटेन से ही रहे थे, इंग्लैंड से ही रहे थे, लेकिन इनके ग्रैंडफादर ये अमेरिका आ गए और अमेरिका में ही सेटल हो गए, वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली और वहीं पर टी.एस. इलियट का जन्म अमेरिका में ही होता है, सेंट लुइस मिसौरी में। ठीक है। तो ये जब 25 साल के हुए टी.एस. इलियट तो ये रिटर्न करते हैं ब्रिटेन को और वहाँ जाकर के ब्रिटिश सिटीजनशिप को पुनः हासिल करते हैं 1927 ईस्वी में, यानी 1927 में। अब नेक्स्ट पॉइंट है फादर का। चलिए इस पॉइंट में हम इनके पिताजी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो टी.एस. इलियट जो कि बहुत ही फेमस पोइट थे, प्लेराइट थे और क्रिटिक थे। इनके पिताजी का नाम था हेनरी वेयर इलियट। हेनरी वेयर इलियट। नोट कर लीजिए इन सभी पॉइंट्स को। दोस्तों, मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि यदि आप नोट बनाने के शौकीन हैं तो वीडियो को पास करके नोट बनाते रहिए। यदि आप नोट बनाना नहीं चाहते हैं तो आपको वीडियो 5 बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम 5 बार। ये आप 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के गैपिंग पर भी देख सकते हैं, लेकिन 5 बार देखिए। इस तरह से सारे पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आपको रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके पिताजी, हिज फादर हेनरी वेयर एलियट वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और ये बोस्टन ब्राह्मण थे ये। इनको संस्कृत का भी नॉलेज था और ये सेटल्ड हुआ करते थे इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड में रहते थे ये। टी.एस. इलियट के ग्रैंडफादर, इनके दादाजी, ये चले जाते हैं सेंट लुइस मिसौरी अमेरिका में और वहीं सेटल हो जाते हैं। वहीं इनका जन्म होता है टी.एस. इलियट का, ठीक है। लेकिन फिर ये वापस आते हैं लंदन को। अगला पॉइंट है इनके मदर का, तो चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं इनके मदर के बारे में। हु वॉज हिज मदर? हिज मदर नेम वॉज शार्लोट चैम्पस्टर्न। नोट दिस नेम इज सो मच इम्पॉर्टेंट। शार्लोट चैम्पस्टर्न, जो इनकी माँ हैं टी.एस. इलियट की, वो भी एक कवि थी और सामाजिक कार्यकर्त्री थी। सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि रहती थी और इनके पास 6 चिल्ड्रन थे। उनमें से सबसे छोटे थे टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट सबसे छोटे थे। इनके माता पिता के 6 संतानें थीं। अब अगले पॉइंट में हम इनके एजुकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो टी.एस. इलियट ये अपना अर्ली एजुकेशन प्राप्त करते हैं स्मिथ एकेडमी से, और यहाँ पर स्मिथ एकेडमी से ये लैटिन सीखते हैं, एंसेंट ग्रीक सीखते हैं और फ्रेंच सीखते हैं, साथ ही साथ जर्मन भी सीखते हैं। तो आप देखिए यहाँ अर्ली एजुकेशन जब ये प्राप्त कर रहे थे स्मिथ एकेडमी से, तभी इन्होंने ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया था। स्मिथ एकेडमी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये हार्वर्ड आ गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और ये अपना यहाँ पर समय बिताए 1906 to 1909, यानी 1906 से 1909 तक यहाँ पर रहे और यहीं पर ग्रेजुएशन इन्होंने प्राप्त किया, वो भी फिलॉसफी से। इसके बाद ये इंग्लिश लिटरेचर से एमए प्राप्त किए, यानी एमए की डिग्री हासिल किए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। और ये कब हासिल किए? 1911 से 1914 ईस्वी, यानी 1911 to 1914। और यहीं पर ये फिलॉसफी और संस्कृत का भी अध्ययन किए, ये भी संस्कृत का अध्ययन किए, ठीक है। इनके पिताजी ब्राह्मण थे इंग्लैंड के, ठीक है। तो इस तरह से आप जानकारी इनके जीवन के बारे में प्राप्त किए, इनके एजुकेशन के बारे में प्राप्त किए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैरिज लाइफ। इनके विवाह के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, कब इनकी शादी हुई, किसके साथ शादी हुई। तो दोस्तों, जब ये हार्वर्ड में अध्ययन कर रहे थे तो वहीं पर इनकी मुलाकात होती है एमिली हेल से, और ये फॉल इन लव होते हैं और कुछ सालों तक इनके लव लेटर्स का एक्सचेंज होता रहता है, यानी ये टच में रहते हैं, लव में रहते हैं, अफेयर में रहते हैं। और 1914 to 1915 ये जो ईयर रहता है ये काफ़ी टच में रहते हैं दोनों, एमिली हेल। बट ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं और इनकी मैरिज नहीं होती है और बीच में काफ़ी गैपिंग हो जाती है, काफ़ी 1927 तक, यानी 1927 तक ये मिल नहीं पाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, जब ये 26 साल के हो जाते हैं तो ये बेबेनी हैवुड से मिलते हैं और इनकी शादी बेबेनी हैवुड के साथ होती है, जो कि एक कैम्ब्रिज गवर्नेस थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेम, आप जरूर नोट करिए। ये इनकी फर्स्ट वाइफ थी बेबेनी हैवुड। जब ये 26 साल के थे तब इनकी शादी हुई थी और हैम्पस्टेड रजिस्टर ऑफिस में इनकी शादी हुई थी। और कब? 26 जून को 1915 के, यानी 26 जून 1915 को इनकी शादी होती है, हैम्पस्टेड रजिस्टर ऑफिस में होती है और भी बेबेनी हैवुड के साथ होती है। ये इनकी फर्स्ट वाइफ थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो जाती है 1947 ईस्वी में। बीच में ये 1933 ईस्वी में सेपरेट भी हो जाते हैं, फैमिली सेपरेट भी हो जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि बेबेनी हैवुड की तबीयत अच्छी नहीं रहा करती थी। तो ये इस तरह से एक अनसक्सेसफुल मैरिज लाइफ रहा था। बाद में इनकी दूसरी शादी होती है, वो होती है ब्लैरी फिशर के साथ। ब्लैरी फिशर के साथ इनकी शादी होती है 1957 में। पहली होती है 1915 में और आफ्टर दैट 1957 में होती है शादी। तो फर्स्ट वाइफ का नेम था बेबेनी हैवुड और द सेकंड वाइफ का नेम था ब्लैरी फिशर। अब चलिए इनके लिटरेरी लाइफ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। टी.एस. इलियट, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि बहुत ही फेमस पोइट थे, प्लेराइट थे और क्रिटिक थे।
तो ये अपने बचपन से ही काफ़ी टैलेंटेड थे और जब ये 14 साल के मात्र 14 ईयर्स के थे तो इनकी जो फर्स्ट पोएम थी वो आ चुकी थी, वो पब्लिश हुई थी स्कूल एक्सरसाइज में, वो भी स्मिथ यहाँ एकेडमी जो दिया गया है, स्मिथ एकेडमी जहाँ से ये अपना अर्ली एजुकेशन प्राप्त किए थे, वहाँ पर स्कूल एक्सरसाइज में इनकी जो पहली पोएम थी, पहली पोएम का क्या नाम था, अ फेबल फॉर फेस्टस, ये पब्लिश हुई थी। ये नोट कर लीजिएगा, स्कूल एक्सरसाइज के रूप में स्मिथ एकेडमी में जब थे और ये जब 14 साल के थे तभी, और वो साल था 1905 में ये पब्लिश हुआ था, वो भी फरवरी में। ठीक है, ये सिर्फ कविता ही नहीं लिखे थे, ये अपनी 60 स्टोरीज भी लिखा करते थे। 60 स्टोरीज का जो इनका कलेक्शन था, इसमें मैं 3 इनके 60 स्टोरी को लाया हूँ। बर्ड्स ऑफ प्रे, अ टेल ऑफ वेल, द मैन हु वॉज किंग। ये 3 यहाँ पर 60 स्टोरी में लाया हूँ टी.एस. इलियट की, जो कि पब्लिश हुई थी उसी साल में जिस साल में इनका पहला पोएम पब्लिश हुआ था 1905 ईस्वी में। उसी साल इनके तीनों ये 60 स्टोरीज भी पब्लिश हुई थी। नोट कर लीजिएगा इस बात को, तो आप समझ सकते हैं 14 साल की उम्र में कितने टैलेंटेड थे ये। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये है इनके वर्क्स का, इनके पोएम्स का, इनके प्लेस का, इनके एसेज का। तो इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। टी.एस. इलियट, जैसे आपको कई बार बताया गया कि ये फेमस पोएट थे, प्लेराइट थे और क्रिटिक थे। ठीक है, इनके काफ़ी अच्छे दोस्त या फिर गुरु, सलाहकार हुआ करते थे, उनका नाम था एजरा पाउंड। इस नेम को आप नहीं भूलेंगे, इनकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति एजरा पाउंड थे और इनकी मुलाकात होती है एजरा पाउंड से 1914 यानी 1914 में। ये कौन थे? इलियट्स लिटरेरी मेंटर थे। मेंटर मीन्स एडवाइजर, मीन्स टीचर, who got his poems published and aided him in receiving critical acclaim। और ये टी.एस. इलियट इनकी पोएम्स को पब्लिश कराने में काफ़ी हेल्प करते हैं और इनको महत्वपूर्ण जो स्थान है, प्रसिद्धि है सोसाइटी में, वो दिलाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो टी.एस. इलियट का जो पहली सबसे प्रमुख मेजर पोएम थी, वो पहली जो वहाँ अर्ली एजुकेशन जब प्राप्त कर रहे थे उसकी बात छोड़िए, उसके बाद जो इनका मेजर पोएम आया वो था द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ध्यान देंगे, मेजर पोएम की बात हो रही है, तो इस पॉइंट को आप देखिए, ये पॉइंट परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द फर्स्ट मेजर पोएम ऑफ टी.एस. इलियट। ठीक है, ये अ मैगजीन ऑफ वर्सेस में पब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसको पब्लिश कराने में एजरा पाउंड जो इनके मित्र थे, उन्होंने काफ़ी आग्रह किया था, प्रस्यूडेड किया था और आश्वस्त किया था मैगजीन एडिटर को इस पोएम को पब्लिश करने के लिए। ठीक है, बाद में ये जो पोएम है इसको पब्लिश किया जाता है टी.एस. इलियट के खुद के कलेक्शन ऑफ पोएट्री में, जिसको नाम दिया गया प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस इन 1947। ये इनके कलेक्शन ऑफ पोएट्री का नाम है और इसी में सेपरेटली इनके जो फर्स्ट मेजर पोएम था जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक वाला, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, उसको पब्लिश किया गया। और जो नेम है इनके पोएम का द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, वो रुडयार्ड किपलिंग के पोएम से लिया गया है। देखिए, रुडयार्ड किपलिंग के पोएम से द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल से लिया गया है। यहीं से उन्होंने नेम लिया था अपने फर्स्ट मेजर वर्क का। ठीक है, अब पोएम की लाइनें जो शुरू होती हैं, पोएम की लाइनें यहाँ पर दी हुई हैं, पोएम की लाइनें शुरू होती हैं, यानी इन लाइनों से, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ फेसेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। तो ये लाइनें हैं जिनसे शुरू होता है वो पोएम, आप नोट कर लीजिएगा। इनका जो नेक्स्ट मेजर पोएम था वो था द वेस्ट लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके 2 पोएम्स को आप जरूर याद रखिए, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक और दूसरा है द वेस्ट लैंड। ठीक है, ये डेडिकेटेड था एजरा पाउंड को, जो इनके परम मित्र थे, और ये पब्लिश हुआ था द क्रिटेरियन में पब्लिश हुआ था, और ये एक रेफरल है और रेफर्ड था एजरा पाउंड के लिए, नेम दिया गया एल मिगलियर फैब्रो।
जिसको हम द बेटर क्राफ्ट्समैन भी कहते हैं। ये लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ पर द बेटर क्राफ्ट्समैन करके समझेंगे, ये एज अ रेफरल है। तो ये जब पेपर में आए तो आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ पॉइंट समझ लीजिए। ये एजरा पाउंड के लिए है, ठीक है, डेडिकेशन है। लेकिन ये पोएम काफ़ी आलोचना प्राप्त करती है क्योंकि इसको अस्पष्ट माना जाता है और काफ़ी जटिल माना जाता है, द वेस्टलैंड को। इस वजह से काफ़ी आलोचना भी इनके इस पोएम को मिलती है। और ये पोएम ये जब काफ़ी प्रभावित हुए थे पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो कि यूरोप में हुआ था, इससे काफ़ी हताहत हुए थे, तो इनकी अंतरात्मा में काफ़ी दुख था उस बात को लेकर के जो सोसाइटी में चल रहा था। तो उसको रिफ्लेक्ट किया है इन्होंने अपने द वेस्टलैंड पोएम में। उस समय काफ़ी गिर गई थी, जो नैतिकता थी लोगों की, जो आध्यात्मिकता थी लोगों की, वो काफ़ी गिर चुकी थी। तो इसी को रिफ्लेक्ट किया है टी.एस. एलियट ने अपने द वेस्टलैंड में। चलिए इनके कुछ एस्से की बात कर लेते हैं। तो इनके यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट एस्से को मैं लाया हूँ। पहला है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। इनका जो मेजर एस्से है उसको मैं लाया हूँ। ये पब्लिश हुआ था 1920 ईस्वी में। इसके साथ ही इनका दूसरा जो एस्से है वो है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ये भी सेम ईयर 1920 ईस्वी में ही पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से इनके 2 एस्से आपको मिल गए यहाँ पर। और ये दोनों एस्से टी.एस. एलियट को काफ़ी फेमस मॉडर्न क्रिटिक बनाते हैं। ये दोनों एसेस आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में डिफाइन करते हैं पोएट्री को टी.एस. एलियट, और किन लाइनों में डिफाइन करते हैं वो लाइन आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने पोएट्री को डिफाइन किया था ऐसे, देखिए यहाँ पर, नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, ठीक है। ये लाइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये डेफिनेशन दिया है टी.एस. एलियट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो इनका एस्से है उसमें। चलिए अब हम इनके वॉल्यूम ऑफ प्लेस को देखते हैं, जो कि आया 1962 ईस्वी में, यानी 1962 में इनकी वॉल्यूम ऑफ प्ले आई। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इनका जो वॉल्यूम आया था, इनमें से मैं 5 जो मेजर इनके प्लेस थे मैं उनको लेकर के आया हूँ। फटाफट देख लेते हैं पब्लिकेशन ईयर के साथ। तो पहली जो इनकी प्ले थी, मर्डर इन द कैथेड्रल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिश हुआ इन 1935, ठीक है। दूसरा है द फैमिली रीयूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पब्लिश हुआ 1939 में। नेक्स्ट है द कॉकटेल पार्टी, एंड आफ्टर दैट द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, एंड आफ्टर दैट द एल्डो स्टेटमैन, पब्लिश्ड इन कॉकटेल पार्टी पब्लिश्ड इन 1949, Confidential Clerk published in 1954, and The Elder Statesman published in 1959। तो ये दोस्तों जो इनके प्लेस हैं इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लास्ट में इनके अवार्ड की बात कर लेते हैं। काफ़ी फेमस थे, क्रिटिक थे, पोएट थे, प्लेराइट थे, तो इनको कुछ अवार्ड भी मिला होगा, फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों इनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़, वो भी लिटरेचर के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितने फेमस थे, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, तो नोबेल प्राइज़ इनको मिला। और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए मिला, पोएट्री के लिए बहुत ही मेहनत की थी, काफ़ी आगे ले गई है मॉडर्न एज में पोएट्री को, तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। अब लास्ट में इनके डेथ के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनकी डेथ हुई 1965 में, वो भी जनवरी 4 को, यानी 4 जनवरी 1965 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? लंदन में, क्योंकि ये अमेरिका नहीं रह रहे थे, ये सेटल हो गए थे लंदन में। लंदन में इनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि ये पैदा हुए थे अमेरिका में। और इनके जो राख थी उसको सेंट माइकल्स चर्च में रखा गया, जो कि है ईस्ट कोकर में। ईस्ट कोकर इनका जो पूर्वज का विलेज है, जो इनका पैतृक विलेज है वो है, यहीं पर इनके राख को रखा जाता है, यानी जो डेड बॉडी की एसेस है उसको यहीं पर रखा जाता है। और ये सब काम किया जाता है 17 अप्रैल 1965 को, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं इनकी डेथ हुई थी जनवरी में, जबकि इनके एसेस को रखा गया था सेंट माइकल चर्च में
17 अप्रैल को। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। हाँ, अंत में यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जरूर मिलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।